तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो कि होने वाला है रेसल इंडिया का 2020 इन ईयर रिव्यू, यानी कि पूरे साल को देखने के बाद रेसलिंग के बारे में साल 2020 का मेरा क्या रिव्यू है, कुछ इंडिविजुअल चीजों के बारे में हम बात करेंगे और साथ के साथ आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर भी देने वाला हूं जो कि कुछ दिन पहले मैंने लिए थे कम्युनिटी टैब के ऊपर। तो इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी, एंड तक देखते रहें, लाइक कर दें, जितने ज्यादा लाइक उतना ही होता है हमारा फायदा। अब यहाँ पे एक चीज मैं सीधा ही स्टेट करना चाहता हूं बिना कुछ और बोले कि साल 2020 में मैंने रेसलिंग को उतना एंजॉय नहीं करा जितना कि मैंने पहले सालों में करा है। और इसका रीजन गाइस कोई प्रोडक्ट खराब होना या फिर बेकार बुकिंग वगैरह नहीं है, इसका रीजन है कोविड-19। आई थिंक कि घर में हम इतने समय से अब बंद होके बैठे हैं और इंडिविजुअली सबकी लाइफ में भी इफेक्ट पड़ा है, वर्ल्ड पे भी इफेक्ट पड़ा है कि एक डिप्रेशन का माहौल बन गया और हमें मौका नहीं मिला उतना खुल के कि भाई हाँ रेसलिंग को एंजॉय करें। और एक तो काफी हद तक जब लॉकडाउन चल रहा था तो बोरिंग भी था सब कुछ, तो उस वजह से गाइस मैं नहीं कहूंगा कि एज अ होल पूरा साल मैंने रेसलिंग को उतना एंजॉय करा। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते गाइस कि WWE ने इस साल अपनी इन रिंग और पेपर व्यू की क्वालिटी को बहुत ज्यादा बढ़िया कर दिया है। यानी कि एक ऐसी चीज जिसके लिए वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्रिटिसाइज करे जाते हैं, इस साल उन्होंने उसके ऊपर इंप्रूव करा है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कि डेफिनेटली मिसिंग थी पूरी रेसलिंग से, और वो थे गाइस फैंस। और अगर फैंस ना हो रेसलिंग में तो एक ऐसी एनर्जी इस स्पोर्ट से छीन ली जाती है जो कि काइंड ऑफ हार्ट बीट है इस पूरी इंडस्ट्री की, क्योंकि फैंस अगर अरीना के अंदर नहीं आते तो उतना मजा हमें कभी भी नहीं आता। और अगर मैं इंडिविजुअल शोज की बात करूं, आई थिंक इसकी वजह से रॉ को सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है क्योंकि वो 3 घंटे का शो है, जबकि AEW, डायनामाइट, NXT और स्मैकडाउन को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो गाइस सिर्फ 2 घंटे के शोज हैं। तो अब मैं कुछ बात करूंगा इंडिविजुअल शोज के बारे में, यानी कि रॉ, स्मैकडाउन, AEW और NXT, और गाइस उसके बाद मैं आपके सवालों के भी जवाब देने वाला हूं। तो मंडे नाइट रॉ की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो मैं इतना कहूंगा कि भाई जबकि कुछ हाइज डेफिनेटली थे रॉ के ऊपर, आई थिंक मोस्ट ऑफ द ईयर मंडे नाइट रॉ वाज ऑन अ लो। और ओवरऑल हम देखें गाइस तो WWE का डेफिनेटली मेन रोस्टर का बी शो था और उसमें कोई भी मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत है। ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन ने मोस्ट ऑफ द ईयर लीड करा इस शो को, और साथ साथ सेथ रॉलिंस और रे मिस्टीरियो ने शिप को स्टेबल, जिससे हम कहते हैं, करने में मदद करी। और विमेंस डिवीजन की मैं बात करूं तो भाई आस्का के अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं पूरे साल जो कि उस डिवीजन में कुछ खास कर रहा हो। मतलब बेकी और शार्लेट के जाने के बाद और कोई शाइन नहीं करा, सिर्फ वहां पे आस्का थी। और ऑब्वियसली कुछ मोमेंट्स थी अलग अलग सुपरस्टार्स की, जैसे एंड पार्ट में द फील्ड का हमें देखने को मिला, जिन्होंने मंडे नाइट रॉ को थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करी है। लेकिन आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट है कि गाइस 2020 का रॉ सबसे बोरिंग शो था। अब हम स्मैकडाउन की बात कर लेते हैं गाइस, जिसको लोग कहते हैं कि इस साल का वो ए शो था, और उनसे मैं एग्री करता हूं क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। पहली बात तो रॉ जितना बड़ा रोस्टर स्मैकडाउन के पास है नहीं, और दूसरी बात रोमन रेंस की इतनी लंबे समय तक एब्सेंस रहने के बावजूद WWE किसी ना किसी तरीके से स्मैकडाउन को एक अच्छा शो बना रही थी। और यूनिवर्सल चैंपियनशिप की मैं बात करूं तो आई डोंट थिंक कि फील्ड के टाइटल हारने के बाद से लेकर रोमन के टाइटल जीतने तक उस टाइटल की कोई भी वैल्यू थी या फिर लोग उसके लिए कुछ भी इंटरेस्ट ले रहे थे। तो वो एक बहुत ही ज्यादा बेकार पार्ट था। और हाफ ऑफ द ईयर ऐसा भी नहीं था कि स्मैकडाउन पे बहुत ही ज्यादा कमाल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड स्टोरी लाइन्स चल रही थी। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि क्योंकि स्मैकडाउन 2 घंटे का शो था गाइस, वो डेफिनेटली मच इंजॉयबल एंड मच कंफर्टेबल टू वॉच था इन कंपैरिजन टू मंडे नाइट रॉ। मतलब ऑब्वियसली रोमन के आने के बाद जो है वो स्मैकडाउन की क्वालिटी बढ़ गई है और कई सारे सुपरस्टार्स को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अब सेथ रॉलिंस भी स्मैकडाउन पे आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि बहुत जबरदस्त ए लेवल शो था। आई थिंक तब भी रॉ से तो बेटर ही था, इतना हम जरूर कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस WWE की ब्लैक एंड गोल्ड ब्रांड की, जिसका नाम है NXT। और अगर मैं बेस्ट ईयर याद करूं NXT का और उसके कंपैरिजन में ये साल देखूं तो भाई ये साल बहुत ही बेकार गया है NXT का। पहली बात तो कि लगातार कंपटीशन में थे वो AEW के अगेंस्ट, और बहुत सारे हफ्तों में मेजॉरिटी ऑफ द वीक्स में वो रेटिंग्स में भी हार गए, तो वो काइंड ऑफ एक मोराल को डाउन करने वाली बात थी। और NXT गाइस जो ओरिजिनली जिस चीज के लिए जानी चाहती है वो नहीं कर पाई ड्यू टू द कॉम्पिटिशन फ्रॉम AEW। लेकिन हम ये बात बिल्कुल भी नहीं भुला सकते कि जितने भी उनके मेजर शोज हुए हैं, जो टेक ओवर्स हुई हैं या फिर कोई भी स्पेशल मैच हुआ है NXT के ऊपर भी, उनके इन रिंग रेसलिंग क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहा और उससे नीचे वो नहीं गए। लेकिन एक बात गाइस मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि NXT वो शो है जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ड्यू टू नो क्राउड। क्योंकि NXT के शोज में को पता है कि भाई जब क्राउड आता है और कैसा कमाल का क्राउड आता है, जब भी कोई शो जबरदस्त होता है वो और एक लेवल ऊपर चला जाता है बिकॉज ऑफ द क्राउड, क्योंकि लोग इतने ज्यादा पागल थे NXT के पीछे। और दूसरा रीजन ये कि कई सारे सुपरस्टार्स को लाइक मैट रिडल, कीथ ली, शेना
शेना बेजलर, इन सबको अब भेज दिया गया है मेन रोस्टर के ऊपर। तो जो स्टार पावर थी पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में NXT के अंदर, आई डोंट थिंक कि इट इज एनीवेयर नियर टू रॉ, स्मैकडाउन और AEW डायनामाइट। मुझे लगता है कि उसमें काफी ज्यादा दिक्कत थी। और ऊपर से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस साल रही है NXT की गाइज, आई थिंक इट हैज बीन द NXT चैंपियनशिप, जो कि मेन टाइटल है उस शो का, और वो पूरे साल में कंसिस्टेंट नहीं रहा है। मतलब कोई चैंपियन बना, पहले एडम कोल, कीथ ली, फिन बैलर, कैरियन क्रॉस, ये जो सारे चैंपियंस रहे इस साल में, आई थिंक कि उनको ढंग से बुक नहीं करा गया, या फिर अनलकी रहे वो सुपरस्टार्स कि उस समय में उनको कोई इंजरी हो गई। लेकिन ओवरऑल NXT चैंपियनशिप ने बहुत डिसअपॉइंट किया इस साल, और इसकी वजह से गाइस जब मेन टाइटल ही अच्छे से ना बुक हो रहा हो तो बाकी शो अपने आप पीछे पिछड़ जाता है। और हम फाइनली यहाँ पे बात करते हैं AEW डायनामाइट की गाइस, जिनका पहला एक्चुअल फुल ईयर था ये, यानी कि 2019 के एंड में वो आए थे, और 2020 उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग ईयर रहा। बट आई थिंक अपने हिसाब से उन्होंने चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हैंडल करा है, और ऑलरेडी इस बात को भी शो कर दिया है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है फ्यूचर में। आई थिंक कि उनका सबसे बढ़िया जो काम था वो ये था गाइज कि उन्होंने नए नए टैलेंट्स को साइन करा, उन्होंने अपने रोस्टर में डेप्थ ऐड करी, और ऑब्वियसली गाइज टैग टीम रेसलिंग के मामले में इट हैज बिकम द बेस्ट रेसलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में किसी को भी डाउट होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी भी करी हैं जो लोगों को पसंद नहीं आई, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत चीज़ी हैं, बहुत सी ऐसी स्टोरी लाइन्स जिनमें कोई सेंस नहीं बनती। द वर्स्ट विमेंस डिवीजन इन एनी कंपनी आई थिंक राइट नाउ। और ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं गाइज जिनको उन्हें फिक्स करना है। लेकिन साल 2020 एक ऐसा साल था डायनामाइट के लिए जिसने बहुत अटेंशन उनको दी है, और उनकी कंपनी डेफिनेटली ग्रो हुई है। एंड आई थिंक जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है और अगला साल में फैंस वापस आते हैं तो डेफिनेटली गाइज AEW के लिए एक बड़ा ईयर रहने वाला है। लेकिन आई थिंक एक चीज़ जो उनको सही करनी है अब वो ये कि अपनी कंपनी पे भाई ज़्यादा फोकस करो, इंस्टेड कि दूसरों को बार बार कॉल आउट करते रहो। अगर तुम्हें अपनी कोई पहचान बनानी है तो खुद के बल पे बनाओ। डोंट बी लाइक ऑलवेज ट्रॉलिंग समवन और शाउटिंग आउट समवन कि भाई तुम्हें अटेंशन मिल जाए। ये साल उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो एक नई कंपनी थी, अब वो एक नई कंपनी नहीं रही है, और अगर उनको अपनी खुद की एक पहचान बनानी है तभी वो शायद उनके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। तो ये थे मेरे सारे ओपिनियंस 4 शोज के बारे में ब्रीफली गाइज। और अब मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे फैंस की। आई थिंक कि एक्चुअली में AEW के आने के बाद से जो टॉक्सिसिटी है फैंस के अंदर वो 3-4 गुना हो गई है, क्योंकि लोग AEW को एज अ ऑल्टरनेट ऑप्शन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, एंड दे वांट द कंपनी टू फेल। मतलब भाई ये मैं आपको बात बता दूं कि फैंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रेसलिंग के लिए, और आपके ओपिनियंस जो हैं आप इंटरनेट पे देने आ सकते हैं, आपको जो भी कहना है आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप वो चीज़ लिख रहे हैं तो आपके पास इतनी पावर भी होनी चाहिए कि आपको अगर कोई रिप्लाई करके आपके ओपिनियन से डिसएग्री करता है तो वो भी आप अच्छे से सुन सकें। लड़ाई करने से कुछ भी नहीं होता। अगर मुझे AEW ज़्यादा पसंद है, आपको WWE ज़्यादा पसंद है, अगर मुझे WWE पसंद है, आपको AEW पसंद है, और मैंने कुछ बोला आपने डिसएग्री करा, तो भाई वो आपका राइट है कि आप डिसएग्री करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह पहुंच जाओ कि हाँ भाई WWE बेकार है, हाँ भाई AEW बेकार है। दिस इज वन थिंग आई हेट अबाउट 2020 एंड दैट इज द रेसलिंग फैंस। जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं भाई, अगर तुम्हें एक ही शो पसंद है तो बाकी के बारे में तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है कि वो बुरा है या फिर अच्छा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है गाइस यहाँ पे वो यही है कि अगर आप WWE या AEW को फेल होते हुए देखना चाहते हैं तो आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला। तो बेटर ये है कि जो आपको ज्यादा पसंद है आप उसको एंजॉय करें, उसको देखें और बाकी चीजों के बारे में भूल जाएं, क्योंकि आपके चिंता करने से उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। एंड यू शुड लर्न हाउ टू एक्सेप्ट अदर पीपल्स ओपिनियन। और इस चीज में मैंने भी अपने आप को काफी हद तक फिक्स करा है, और अगर कोई मुझे कोई भी कमेंट्स में कुछ बोलता है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, ना कि उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दूं। तो ये थे गाइज मेरे कुछ ओपिनियंस ऑन रेसलिंग इन 2020 और क्या मेरा ओवरव्यू था। और अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे रॉकिंग गेमर की तरफ से, डिड यू लाइक द आइडिया ऑफ सिनेमैटिक मैचेस एंड व्हाट डू यू थिंक हाउ फार इट्स वर्दी। भाई मेरे हिसाब से सिनेमैटिक मैचेस बहुत ज्यादा अच्छे थे। स्टेडियम स्टैम्पीड, बोनयार्ड, फायरफ्लाई फन हाउस, कई सारे मैचेस थे। स्वैम्प फाइट हमें देखने को मिली है, और उसके बाद जो एलीट डिलीशन देखने को मिली मैट हार्डी और सैमी गेवारा के बीच में, एवरीथिंग वाज रियली फन। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि अगर आगे भी ये चीज कंटिन्यू होती है तो इसको एक्सक्लूसिव रखना चाहिए, इसको स्पेशल रखना चाहिए, और साल में 1 या 2 ऐसे मैचेस होने चाहिए, ज्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन आता है गाइस ले बुक्स की तरफ से, और ये पूछते हैं 2020 में आपका सबसे यूनिक मैच कौन सा लगा। तो भाई 3 मैं फटाफट से यहाँ पे नाम लूंगा, बोनयार्ड मैच, स्टेडियम स्टैम्पीड मैच और मनी इन द बैंक मैच, क्योंकि ये तीनों ऐसे नए कॉन्सेप्ट थे जो पहले हमने नहीं देखे थे। अगला क्वेश्चन आता है
रुपेश की तरफ से और ये पूछते हैं भाई कि रॉ, स्मैकडाउन, एनएक्सटी और AEW के अंदर कौन से ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के परफॉर्म करा। और ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन मैं आंसर देता हूं। रॉ पे मैं एक दो नाम ले लेता हूं। आई थिंक MVP, बॉबी लैशली एंड आस्का, इन तीनों से मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे लेकिन इन्होंने किया। AEW में आई थिंक इट हैज टू बी MJF एंड डार्बी एलिन, क्योंकि ये दोनों बंदे पहले से इतने पॉपुलर नहीं थे और अब बिल्कुल स्टार्स बन चुके हैं, तो वो बहुत बढ़िया बात थी। स्मैकडाउन की मैं बात करूं तो बेली, साशा बैंक्स, सैमी ज़ेन, AJ स्टाइल्स एंड ऑब्वियसली गाइस हम ये सारे नाम कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने काइंड ऑफ एक ऐसी चीज करी है जो कि एक्सपेक्टेड तो थी लेकिन उस लेवल तक अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे शायद कुछ लोगों ने नहीं सोचा था, तो डेफिनेटली मैं इनका नाम लूंगा। और फाइनली अगर NXT की बात करूं तो ये काफी मुश्किल है लेकिन मैं कहूंगा जॉनी गारगानो, और विमेन में अगर मुझे कहना होगा तो मैं कैंडिस लेरे बोलूंगा क्योंकि इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, कंसिस्टेंट रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। अगला क्वेश्चन आता है सूरज की तरफ से और ये पूछते हैं ब्रो, WWE is now only giving 5 or 6 matches in pay-per-view to increase the quality and length of matches and it works, so why they are not applying this formula on SmackDown and especially on Raw to increase the quality of both the shows। भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, जितना कम उतना ही अच्छा, और कोशिश ये रहती है WWE की स्मैकडाउन पे वो ऐसा ही करें तभी वो शो अच्छा है, लेकिन रॉ के ऊपर 3 घंटे भरना और सिर्फ मैचेस ही मैचेस रख देना, आई डोंट थिंक कि वो वैसे काम करेगा। पेपर व्यू पे सिर्फ मैचेस होते हैं, शोज में बिल्ड करना होता है आगे के लिए, तो सेगमेंट्स भी डालनी पड़ती हैं। तो आई थिंक द वर्स्ट थिंग फॉर रॉ इज कि वो 3 घंटे की है और वो 2 घंटे की कभी भी जल्दी नहीं होने वाली क्योंकि 2024 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो बेस्ट जो वो कर सकते हैं वो ये है कि नई स्टोरी लाइन्स लाएं, लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन्स लाएं ताकि शोज बोरिंग ना हो। अगला क्वेश्चन आता है ममता की तरफ से, पूछते हैं या पूछती हैं व्हाट ऑल थिंग्स WWE कैन लर्न फ्रॉम दिस ईयर एंड इंप्रूव नेक्स्ट ईयर। भाई जैसा कि मैंने अपने रिव्यू में आपको बताया क्या क्या चीजें गलत थी, क्या क्या अच्छी थी, और जितनी भी गलत चीजें हुई हैं, जो खराब चीजें थी, वो डेफिनेटली इंप्रूव होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है रश्मिता की तरफ से और ये पूछते हैं व्हाई डज द नंबर एंड इंटेंसिटी ऑफ हार्डकोर मैचेस वर इंक्रीज्ड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि हार्डकोर मैचेस इतने ज्यादा क्यों थे, और मुझे लगता है इसलिए थे क्योंकि भाई फैंस अरीना में नहीं थे, और अगर टीवी पे किसी को शो देखते हुए प्लीज करना है तो हार्डकोर मैचेस इज वन ऑफ द ऑप्शंस, और बहुत सारे हार्डकोर मैचेस स्पेशली हमें AEW के अंदर इस साल देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन आता है श्रेय की तरफ से गाइस, और ये बेसिकली यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि क्राउड आने के बाद भी सिनेमैटिक मैचेस होंगे। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी अगर वो करेंगे तो वही चीज बेटर रहेगी। अगला क्वेश्चन आता है एलन जोन्स स्टाइल्स की तरफ से और ये पूछते हैं इट हैज इंप्रूव्ड अ बिट इन 2019 इन बेस ऑफ रेसलिंग एंड स्टोरी लाइन वर आल्सो अ लिटिल बेटर इन द सेंस ऑफ मेन इवेंट मैचेस, सो 2020 wrestling wise was better but WWE and AEW shows were dull, not too excitement for 2-3 months in the middle of the year, so overall WWE did their best and 2020 WWE plus AEW was really good in my opinion। और बेसिकली मैंने कमेंट इसलिए लिया क्योंकि ये परफेक्ट समरी है गाइस 2020 की, अगर 3 लाइनों में मुझे बताना हो। एक्सीलेंट कमेंट, और यहाँ पे आई डोंट थिंक ये कोई क्वेश्चन था, मोर ओपिनियन था, इसलिए मैंने लिया। और आज का फाइनल क्वेश्चन आता है गाइस प्रो रेसलिंग मर्चेंडाइज की तरफ से और ये पूछते हैं अगर 2020 में कोई अथॉरिटी फिगर होती तो क्या एक्चुअली में रेटिंग्स बढ़ सकती, जैसे ही एडम पियर्स नहीं बल्कि पुरानी अथॉरिटी या फिर शेन मैकमैन टाइप। अब मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली शो हो सकता है बेटर हो जाता, लेकिन रेटिंग्स बढ़ती या फिर नहीं उसके लिए मैं गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं कह सकता कि हाँ रेटिंग बढ़ती ही बढ़ती। तो ये मेरा इस पे जवाब है। और इसी की तरह गाइज मैं करने वाला हूँ इस सीरीज को खत्म या फिर इस वीडियो को खत्म। ये था मेरा साल 2020 का रेसलिंग का रिव्यू। आप लोग अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको इस साल रेसलिंग क्या लगी, क्या बेस्ट था, क्या वर्स्ट था, और क्या आप इंप्रूवमेंट देखना चाहेंगे अगले साल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।